3 दिसंबर को ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस है, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, आयोजक में मैं भी हूँ शामिल, डॉक्टर रतन लाल जी भी हैं, राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, बलराज मलिक साहब हैं, सभी लोग हैं, MK स्टालिन, अनिल पटेल जी भी हैं, MK स्टालिन साहब आ रहे हैं, संभवतः अखिलेश जी भी शिरकत करेंगे, तेजस्वी जी रहेंगे, शरद पवार साहब रहेंगे, फारूक अब्दुल्ला साहब रहेंगे। हम वहाँ जो विनती आपके सामने कर रहे हैं वही विनती को वहाँ दोहराएंगे। मेरी इतनी विनती है कि EVM के विरुद्ध आप एक बार एक दिन सड़क पर आकर देख। वो नकली मंडल एक है ट्विटर पर आजकल अल्पसंख्यकों के विरुद्ध झाल बजा रहा है, झाल कुछ नहीं चलने देंगे। मंडल की विरासत यहाँ है, पिछड़े वर्ग यहाँ है, तमाम लोग, हम लोग अल्पसंख्यक, दलित, OBC सभी साथ हैं। कि तमाम राजनीतिक दल क्यों चुप है? तमाम राजनीतिक दल को हो क्या गया है? हम तो फ्री में MP फ्लैट्स में रहते नहीं हैं, हवाई जहाज में घूमते नहीं हैं। हम अपने और कई बार हमारे जो आयोजक होते हैं उनके सहयोग से ही पूरे देश में घूमते हैं। और बात होती है नेता विपक्ष, आज उनके मैं समझता हूं 150 दिन पूरे हुए। आपको बताना पड़ेगा कि आपके संघर्ष और आपके भाषण का क्या परिणाम हुआ है। अमेरिका कह रहा है कि अडानी चोर है और वहां पर उस पर मुकदमा चल रहा है, और यहां वो सरकार के आंखों का तारा बना हुआ है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब कहा कि मैंने गरीब के बच्चे को और राजा के बच्चे को एक समान अधिकार दिया, वोट का अधिकार, जब वही नहीं आपके पास है तो मुसलमानों की संख्या कितनी हो उनको तो बुलडोजर का सामना करना ही पड़ेगा। जय महात्मा फूले, जय साहू जी महाराज, जय पेरियार, जय मंडल, जय कर्पूरी। ये एक ऐतिहासिक जगह है। शासन को जब भी चुनौती मिली है और ऐसी जोरदार चुनौती मिली है कि शासन डोल गया है, सत्ता से वो हट गए हैं, तो वो रामलीला मैदान से ही शुरू हुआ है। मैं WTP के अपने सभी साथियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि सामाजिक न्याय और जन आकांक्षाओं के लिए जो संघर्ष है उसकी सिंगनाद वो रामलीला मैदान से ही करना शुरू किए हैं। यहाँ बहुत गण्यमान्य और हमारे कई साथी बैठे हैं। मैडम पटेल जी सांसद हैं, विशंबर जी हमारे पुराने सहयोगी और सामाजिक न्याय में संघर्ष रहते हैं, WTP के राज बहादुर जी हैं, विजेंद्र जी हैं, और राजेंद्र पाल गौतम जी, डॉक्टर रतन लाल, डॉक्टर राजेंद्र कुमार वर्मा, बलराज मलिक साहब और भी कई साथी हैं। सभी का मैं आपको और जो सुन रहे हैं मुझे सभी को नमन करके मैं अपनी 2-4 बातें कहना चाहता हूँ। देश में बड़ा संकट है, और संकट क्या है? संकट शुरू होता है जब एक साधारण सी मांग, जनगणना में जाति की भी गिनती हो, उसको यह सरकार नहीं मानती। साधारण सी मांग, चरुनी साहब बैठे हुए थे, किसानों की मांग थी MSP को की, मानते नहीं है, लेकिन किसानों को अपने गाड़ी के तले रौंद देते हैं। युवाओं की मांग, अग्निवीर की जगह जिस प्रकार पहले सेना में भर्ती हो रही थी वैसे ही हो, नहीं मानी जाती है। नीट में डॉक्टर बनने के लिए देश के
छोटे बड़े लोग अपने पेट काटकर बच्चों को ट्यूशन या कोचिंग देते हैं, उसमें भारी बेईमानी, पता चल जाता है चोर कौन है, और मंत्री संसद में कहता है कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस विदा हुए हैं वो कहते हैं कुछ नहीं हुआ, और जनता अपनी आंखों से देख रही है क्या हुआ। वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर अडानी की नजर है। संसद में कहा जाता है नेता विपक्ष राहुल जी का जोरदार भाषण हुआ और उसे ठंडे बक्से में डाला गया, लेकिन फिर से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सरकार उस कानून को दोबारा संसद में लाने के लिए तैयार है, क्योंकि अडानी की नजर वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर है, देश की संपत्ति पर है। इसी तरह दिल्ली विश्वविद्यालय में जब नियुक्तियां होती हैं तो सिर्फ एक विचारधारा, एक तरह के लोग की नियुक्ति होती जाती है, रोस्टर को ताक पर रख दिया जाता है, आरक्षण खत्म और कुछ नहीं होता है। देश के बहुसंख्यक पिछड़े वर्ग के लोगों के आरक्षण को रोज ईडब्ल्यूएस में बदल दिया जाता है। उनके जो उम्मीदवार जाते हैं उनको एनएफएस कर दिया जाता है। एनएफएस मतलब नॉन फाउंड सूटेबल, कुछ नहीं होता है। तो ये कॉन्फिडेंस, ये जो कि पूरा महाराष्ट्र उबल रहा है आपके विरुद्ध और आप आसानी से चुनाव जीत जाते हैं और ईवीएम पर कोई सवाल नहीं उठे तो चलो झारखंड में तुम्हें जिता देते हैं, ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? आज हम अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे एक साथी ने भाषण में कहा कि हम हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में कितने लोग जाते हैं? ईवीएम की लड़ाई तो हम सुप्रीम कोर्ट में ले गए। हमारी एक मांग थी कि वीवीपीएटी की पर्ची साथ साथ गिनी जाए और सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मानी। कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैलेट से चुनाव कराने का जो मांग है उसको खारिज की जाती है। दुनिया में बड़े बड़े जनतंत्र हैं और सभी जनतंत्र में आपको और हमको पता है कि वहां चुनाव जो होता है बैलेट से होता है। ईवीएम में जो चिप का इस्तेमाल होता है जापान में बनता है, लेकिन जापान बैलेट से चुनाव कराता है क्योंकि उसको पता है कि इसमें गड़बड़ी है। तो मैं तमाम अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि ये कॉन्फिडेंस आता है ईवीएम से आता है। चुनाव आप खूब लड़े। हरियाणा में किसानों ने चुनौती दी, पंजाब के किसानों ने चुनौती दी, लेकिन हरियाणा के चुनाव परिणाम बीजेपी के पक्ष में आती है। घनघोर आश्चर्य। महाराष्ट्र में एमएनएस पार्टी है, राज ठाकरे साहब की पार्टी है, उनके उम्मीदवार को 0 वोट मिलता है, उनके परिवार में ही 25 सदस्य हैं, कोई जवाब नहीं है। तो हम ये अलग अलग लड़ाई जो लड़ रहे हैं उसका एक मूल कारण है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब कहा कि मैंने गरीब के बच्चे को और राजा के बच्चे को एक समान अधिकार दिया, वोट का अधिकार, जब वही नहीं आपके पास है तो मुसलमानों की संख्या कितनी हो उनको तो बुलडोजर का सामना करना ही पड़ेगा। ओबीसी की संख्या कितनी हो आपको बताया जाएगा कि आपकी गणना नहीं होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपके आरक्षण तभी मिलेगा जब आपके डेटा हमारे पास आएंगे। तो इस संघर्ष में
हमारे अनेक साथी पूरे देश में मैं जाता हूं, बैकवर्ड क्लासेस के कई अधिवेशन में, तेलंगाना में, बेंगलोर में, आंध्र प्रदेश में, चेन्नई में हम लोग गए हैं। मेरे साथ हमारे एक दो साथी यहाँ डॉक्टर रतन लाल बैठे हैं, वो भी गए। हर एक जगह संघर्ष हो रहा है। भ्रष्टाचार की सीमा नहीं है, देश लूट रहा है। अमेरिका कह रहा है कि अडानी चोर है और वहां पर उस पर मुकदमा चल रहा है, और यहां वो सरकार के आंखों का तारा बना हुआ है। कोई मांग जनता की नहीं मांगी जा रही है। मांग तब मांगी जाएगी जब आपके वोट का उनको जरूरत होगा। वो तो बहुत मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है। महाराष्ट्र में बैठे होंगे, ये जो बीजेपी को कितना होना चाहिए, तो 81% तय हो गया। हमारे दो साथी हैं, मुख्यमंत्री की दावेदारी न कर दे, भाग भी नहीं जाए। कौन है? अजित पवार और शिंदे, दोनों के प्रतिशत 71 दे दो इनको। उसके बाद हमारे सबसे अधिक ताकतवर प्रतिद्वंदी शरद पवार जी हैं। इनको दिखाओ कि ये कितने नीचे हैं। हमारे प्रतिद्वंदी उद्धव ठाकरे, जिनसे महाराष्ट्र के लोगों का हृदय से लगाव है, उनको बताओ कि वो 0 है। और चुनाव परिणाम आ गया। मुझे सबसे अधिक आश्चर्य होता है, यहाँ हमारे भाई विशंबर जी बैठे हैं, कि तमाम राजनीतिक दल क्यों चुप है? तमाम राजनीतिक दल को हो क्या गया है? हम तो फ्री में एमपी फ्लैट्स में रहते नहीं हैं, हवाई जहाज में घूमते नहीं हैं। हम अपने और कई बार हमारे जो आयोजक होते हैं उनके सहयोग से ही पूरे देश में घूमते हैं। और बात होती है नेता विपक्ष, आज उनके मैं समझता हूं 150 दिन पूरे हुए। आपको बताना पड़ेगा कि आपके संघर्ष और आपके भाषण का क्या परिणाम हुआ है। आपसे बेहतर भाषण हम में से कई लोग देते हैं और पहले से दे रहे हैं। हमने भी जाति जनगणना की बात उठाई, बात मानी नहीं गई क्योंकि हम सड़क पर ताकत नहीं दिखा पाए हैं। राजनीतिक दल हमारा समर्थन नहीं कर रहे हैं। इस देश में सफल आंदोलन 4 हुए। पहला बड़ा आंदोलन 2 अप्रैल 2018, जब तमाम दलितों के ताकत को रौंद दिया गया, उनके SC एक्ट को रद्द कर दिया गया, स्वतः जनता उठ खड़ी हुई। क्या कोई राजनीतिक दल था उसमें? सरकार को झुकना पड़ा और तुरंत वापस कानून लेना पड़ा। 2019 में विश्वविद्यालयों में रोस्टर के माध्यम से आरक्षण को 0 कर दिया गया। यहां रतन लाल जी बैठे हैं, राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, और भी हमारे साथी हैं। हम लोगों ने संघर्ष किया और 8 महीनों तक, विशंबर जी शुरू में ही आए थे हमारे सभा में, 8-9 महीनों तक विश्वविद्यालय गेट, दिल्ली विश्वविद्यालय में धरना प्रदर्शन चलता रहा। और 5 मार्च 2019 को भारत बंद का कॉल हमने दिया, सफल रहा। 4 बजे शाम को जावड़ेकर साहब धर्मेंद्र यादव जी को फोन किए कि हमने बात मान ली, उनको खबर कीजिए और भारत बंद को रोकिए। हमने आंदोलन शुरू किया। जरूर कुछ राजनीतिक दलों ने पीछे से समर्थन दिया। बड़ा आंदोलन, किसान आंदोलन, चरुनी साहब चले गए हैं, सफल रहा। 800 किसानों ने अपनी आहुति दी। कोई राजनीतिक दल नहीं खड़ा रहा, सफल रहा। झुकना पड़ा। ईवीएम के लिए क्या ऐसा आंदोलन नहीं हो सकता है? हमारे वोट के लिए, बाबा साहब के सपने को बरकरार रखने के लिए क्या हम इकट्ठे नहीं आ सकते हैं? मैं तहे दिल से हाथ जोड़कर, मैं जानता हूं यहां बैठे तमाम लोग कि बहुत ताकत है। हमारे साथी भी जो पीछे बैठे हैं, यही तुर्कमान गेट है जो हिला दिया था उस समय जब संजय गांधी ने
शुरू की थी अपने एक तरह का जनतंत्र को कुचलने का दुस्साहस, और वही रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण ने शुरू की थी सभा। यही बाबू जगजीवन राम ने चुनौती दी थी कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी की, और यहीं से पता चला था कि उस दिन बॉबी फिल्म दिखाई जा रही थी कि लोग नहीं आए। कल मैं फेसबुक पर स्टोरी पोस्ट कर रहा था कि आज ये सभा है, वो फेसबुक एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। हमें अधिक लोग नहीं सुनते, हम पहले से बैंड है वहाँ। सुनने वाले हैं डॉक्टर रतनलाल जी, राजेंद्र जी को बहुत लोग सुनते हैं, विशंबर जी को, लेकिन उनकी नज़र छोटे बड़े सभी लोगों पर। बीपी मंडल के विरासत से अगर चुनौती मिली तो तमाम पिछड़े वर्ग देश के कहीं इकट्ठे नहीं हो जाए, ये डर भारतीय जनता पार्टी में समाया हुआ है। और हम लगातार 9 साल तक अपने प्रमोशन को भी तिलांजलि देकर, और यहाँ डॉक्टर रतनलाल बैठे हैं, प्रिंसिपल होने योग्य है, उनके फाइल को फाड़ दिया गया हिंदू कॉलेज में, सब चीज को तिलांजलि देकर हम लोग खड़े हैं। वो नकली मंडल एक है ट्विटर पर आजकल अल्पसंख्यकों के विरुद्ध जाल बजा रहा है, जाल कुछ नहीं चलने देंगे। मंडल की विरासत यहाँ है, पिछड़े वर्ग यहाँ है, तमाम लोग, हम लोग अल्पसंख्यक, दलित, ओबीसी सभी साथ हैं। और जो बात आज यहां से निकल रही है वो दूर तक जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता हिल रही है, हिलेगी। 3 दिसंबर को ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस है, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, आयोजक में मैं भी हूँ शामिल, डॉक्टर रतनलाल जी भी हैं, राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, बलराज मलिक साहब हैं, सभी लोग हैं, MK स्टालिन, अनिल पटेल जी भी हैं, MK स्टालिन साहब आ रहे हैं, संभवतः अखिलेश जी भी शिरकत करेंगे, तेजस्वी जी रहेंगे, शरद पवार साहब रहेंगे, फारूक अब्दुल्ला साहब रहेंगे। हम वहां जो विनती आपके सामने कर रहे हैं वही विनती को वहां दोहराएंगे। मेरी इतनी विनती है कि EVM के विरुद्ध आप एक बार, एक दिन सड़क पर आकर देखें। मैंने राहुल जी से कहा था, वो भाषण दिए थे प्रतापगढ़ में कि 73% जनता सो रही। मैंने उनसे पूछा था कि आपको कैसे पता है सो रहे, क्या आपने कोई कॉल दिया? अगर आप कॉल कोई देते हैं, आप कहते हैं कि 1 किलोमीटर तक चलो जाति जनगणना के लिए, जाओ वहीं से इतने बजे इतने समय इस दिन। अगर पूरा देश आपके साथ नहीं चलेगा तो कहिएगा कि देश की जनता सोई हुई है। बुलडोजर न्याय और अन्याय के विरुद्ध कहिएगा कि 1 किलोमीटर पूरे देश में सब कोई चलो, नहीं चलेगा तो कहिएगा जनता सोई हुई है। अगर तमाम जो ओबीसी के आरक्षण समाप्त किए जा रहे हैं उस पर आप कहिएगा कि एक दिन भूख हड़ताल करो, नहीं करेगा तो कहिएगा कि देश सोया हुआ है। आपने तो कोई कॉल नहीं दिया। जिस संविधान को हम बचाने की मांग कर रहे हैं उसको आप सम्मान दे रहे हैं, ठीक बात, लेकिन उसी संविधान का मिस इंटरप्रिटेशन, गलत निष्कर्ष निकालकर कभी अल्पसंख्यकों के हितों को रौंदा जाता है, कभी ओबीसी को प्रताड़ित किया जाता है, कभी दलितों को उनके हकों से महरूम रखा जाता है, और कभी आदिवासियों के जंगल काटकर उनको बताया जाता है कि तुम्हारे लिए जल, जंगल, जमीन कुछ भी नहीं बचा है और हम कुछ नहीं कर पाते। मेरी आज अनिल पटेल जी के माध्यम से और यहाँ बैठे तमाम हमारे सम्मानीय व्यक्ति, मैं सभी का तहे दिल से सम्मान करता हूँ और उनसे विनती करता हूँ, चरुनी साहब हैं, जितने लोग हैं, एक दिन तय कीजिए कि हम लोग सड़क पे रहेंगे। एक दिन, एक आंदोलन हो। अगर देश नहीं दिखा देगा भारतीय जनता पार्टी को कि तुम कुछ नहीं हो, ईवीएम के खिलौने हो, तो मैं उसके बाद से सार्वजनिक मंच पर बोलना छोड़ दूंगा। यह मेरी अपनी आपके सामने वचन है और इसी बात के साथ मैं जय संविधान कह के अपनी बात समाप्त करता हूं। पुनः जय संविधान।